वही किसी मित्र ने एक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि मैंने 2 महीने पहले भी पूछा था और आपने तो जवाब ही नहीं दिया। तो यार ये कुछ-कुछ तो मैं कोशिश तो करता हूँ, मैं सारे कमेंट्स के जवाब दूँ, पर जैसे थोड़ा स्ट्रेसफुल हो गया, थोड़ा आँखें थकने लग जाएँ, तो तब मैं ब्रेक लेता हूँ और बहुत बार ब्रेक के बाद कोई चीज़ें मिस हो जाती हैं। ना चाहते हुए, मतलब मैं चाहता तो ये हूँ कि मैं हर एक का ही जवाब दूँ। अब जैसे कमेंट्स में है ना, ईमेल में तो पता चल जाता है, उसको बोल्ड छोड़ दो आप कि भाई जो बोल्ड है तो उसका जवाब अभी मैंने नहीं दिया। अब कमेंट में पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप अब ये कब किसने कितने समय पहले इतनी अच्छी याददाश्त भी नहीं है अभी। तो तो तब आप ये कर सकते हैं कि दोबारा लिखिए उसको, मुझे फिर रिमाइंड कीजिए कि भाई ये सवाल था। तो आज ये भाई साहब ने दोबारा लिखा है। अब मुझे कुछ-कुछ याद आ रहा है कि ये सवाल देखा तो है मैंने पहले भी कभी। तो ये आर्किटेक्ट हैं और इनका सवाल है कि कोई नई भाषा सीखनी हो अ, इस बिज़ी शेड्यूल में, ज़िंदगी तो बहुत बिज़ी है, घर के भी काम हैं बहुत सारे और फिर जॉब पे जाना पड़ता है। तो इतनी व्यस्तता के चलते नई भाषा कैसे सीखें? क्या इसमें ध्यान मदद करता है कि जो लोग ध्यान करते हैं वो थोड़ा जल्दी सीख सकते हैं, क्या ऐसा है? और फिर उन्होंने एक सवाल ये भी लिखा कि ध्यान भी बहुत अच्छा आजकल हो नहीं रहा है। तो उसके लिए भी कुछ कोई सुझाव कि कैसे करके हमारा जो मोटिवेशन है वो कम ना हो जाए, अ, या कुछ ऐसा हो कि हम रोज़ ध्यान करें ही करें। तो ये जो बात है कि क्या ध्यान मदद करता है, वही ध्यान तो सारी चीज़ों में मदद करता है। कुछ भी आप सीखना चाहें, क्योंकि वो सीखने वाला जो ब्रेन का हिस्सा है, ये जो आगे वाला हिस्सा फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसको बोलते हैं, न्यू ब्रेन भी बोलते हैं, कहते हैं वो मनुष्य में होता है, बाकी पशुओं में नहीं होता। एक मोटा-मोटा जो क्लासिफ़िकेशन ये है ना कि एक तो ओल्ड ब्रेन, हमारे हमारे पास 3 ब्रेन है एक तरीके से। एक तो ओल्ड ब्रेन है, तो जिसको कि रेप्टिलियन ब्रेन भी बोलते हैं। और रेप्टाइल्स जब हम थे, सबसे पुराने जो जानवरों में से हैं रेप्टाइल्स। तो रेप्टिलियन ब्रेन का मतलब है कि शरीर का संचालन वगैरह-वगैरह, वो ब्रेन शरीर को ठीक-ठाक रखने के लिए। एक है मिड ब्रेन, जिसको मैमिलियन ब्रेन भी कहते हैं, जब मैमल्स आ गए। रेप्टिलियंस तो वो बच्चे नहीं देते ना, वो अंडे देते हैं पहले। जैसे कि साँप है और ये साँप से ये जितने रेप्टाइल्स हैं मतलब। फिर मैमल्स आए जो कि जिनके पेट में बच्चा होता है, अंडे नहीं देते वो, तो बच्चा ही पैदा होता है। तो उनका ब्रेन ज़रा अलग हुआ और वहाँ इमोशंस आने फिर शुरू हुए। जैसे कुत्ता है, उसमें बहुत प्रकार के इमोशंस होते हैं। और उसके बाद आया न्यू ब्रेन। तो कहते हैं जो न्यू ब्रेन है, वो है इंसान वाला ब्रेन, जिससे कि ये सारी चीज़ें संभव हुई और जिसमें भाषा भाषा का एक बहुत बड़ा रोल है। और तो कहते हैं कि भाषा का ये बोलने वाली भाषा का भी ठीक से, अब इसमें मतलब डिवाइडेड ओपिनियंस हैं, लेकिन ठीक से जो भाषा का विकास हो पाया कि इंसान बोलने लग गया, अपनी बहुत सारी बातें एक्सप्रेस करने लग गया, तो कि बहुत पुराना इतिहास नहीं है, 40,000 50,000 साल पहले कुछ लोगों का ये मत है। और जो लिखने वाली भाषा है वो तो कहते हैं कि जब सभ्यताएँ आई,
मतलब करीब 6000 साल पहले ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, इंडस वैली, ये 4 और कुछ और भी हैं शायद, जो अब बाद में ढूँढी गई। शायद अफ्रीका में कुछ कोई, या अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में कुछ और भी सिविलाइजेशंस थी जो बहुत पुरानी है। तो खैर, तो भाषा सीखना हो, कुछ भी सीखना हो, मेडिटेशन उसमें मदद करता है, क्योंकि मेडिटेशन से ब्रेन रीवायर होता है। और ये जो आपका ब्रेन का हिस्सा है, मतलब सारे हिस्से ब्रेन के, जो हमारी शक्ति है असली सीखने की, सोचने समझने की, हमारा बुद्धि, हमारा विवेक, हमारी प्रज्ञा, सब सब विकसित होता है इससे। तो ध्यान से काबिलियत बढ़ती है हमारी सीखने, सोचने, समझने की। लेकिन जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं उसके लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं होगा। तो ये जो भाषा का सवाल है कि कैसे सीखें, तो इसका भाई माहौल होना चाहिए, या आपको माहौल उसका बनाना पड़ेगा। ये भाषा के 4 अंग हैं। जैसे ये जानवर चलते हैं 4 टाँगों पे, तो चारों जो भाषा के अंग हैं कौन से? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। तो सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, बोलना बाद में आता है, पहले सुनना। छोटा बच्चा देखो सुनता है पहले दिन से, पैदा होते ही वो सुन तो सकता है, आँखें ज़रा देर में काम करती हैं, कुछ 2.5-3 महीने बाद शायद वो ठीक से देख पाता है, ठीक से पहचान पाता है, लेकिन जो सुनने का उसका है वो काफ़ी डेवलप्ड होता है शुरू से। अब वो तब से सुन रहा है, और बोलता कब है? तो 2.5 साल, पौने 3 साल, 3 साल में काफ़ी कुछ बोलने लग जाता है। 4 साल होते-होते लगभग अपनी पहली भाषा को काफ़ी अच्छी तरह बोल लेता है। लेकिन सुनने का जो उसका है, वो काफ़ी लंबा पीरियड होता है, काफ़ी समय से सुनते, सुनते, सुनते। इसी तरीके से अब मान लीजिए कि आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, और ये उदाहरण के लिए, आप पता नहीं कौन-सी भाषा सीखना चाहते होंगे, जिन्होंने सवाल पूछा है मुझे नहीं पता। हो सकता है कि आप फ्रेंच सीखना चाह रहे हों, या जर्मन, या मैं अंग्रेज़ी का उदाहरण देता हूँ कि अगर आप अकेले हैं तो अंग्रेज़ी का माहौल कैसे बनाएँगे, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा-सा। पर मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि अगर माहौल नहीं है, तो तब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मुझे ये शायरी का शौक़ हुआ, मतलब पोइट्री में तो पहले से मेरी काफ़ी रुचि थी, लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तो ये मुझे मिले उर्दू शायर, और ये भी इंटरेस्ट शायद कुछ-कुछ फ़िल्मों से जुड़ा था। मेरे ज़माने की जो बहुत मशहूर फ़िल्में, जैसे पाकीज़ा है, मुग़ल-ए-आज़म है, ऐसे कुछ फ़िल्में, तो उनमें उर्दू बहुत ज़्यादा होती थी। और तो मैंने कहा यार ये उर्दू कमाल की भाषा है, ये सीखनी है। तो मुझे ये मिले, ये मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, अ, ये फैज़ अहमद फैज़, साहिर लुधियानवी। अ, तो मैंने इन सब की पतली-पतली किताबें मुझे मिली कहीं बस स्टैंड पे, जो कि हिंदी में, मतलब उर्दू शायरी हिंदी में लिखी हुई थी, और हर पेज के नीचे ये मुश्किल शब्दों का मीनिंग भी लिखा होता था, तो मुझे मीनिंग समझ आ जाता था। जैसे ना गालिब साहब की पोइट्री काफ़ी मुश्किल है, कुछ-कुछ पोइट्री उनकी ऐसी है, एक तो है मीनिंग, मीनिंग में बहुत गहराई, लेकिन वो शब्द शब्द ही ऐसे हैं कि बहुत अनकॉमन, कोई हिंदी बैकग्राउंड का है, तो उसको बहुत मुश्किल आती है शुरू में। उदाहरण के लिए ये है ना, अ,
दाम हर मौज में है, हल्का सदका में नहंग, देखें क्या गुज़रे है, कतरे पे गुहर होने तक। उच्चारण मेरा बहुत सही नहीं होगा क्योंकि सीखी नहीं उर्दू ढंग से। तो ये ऐसे-ऐसे तो काफ़ी मुश्किल। उसी तरीके से जो फ़िल्में थी जैसे पाकीज़ा के गाने मुझे बहुत अच्छे लगे। अब उसमें कुछ-कुछ गाने में जैसे ये है ना, चलते-चलते वो वाला गाना आपने सुना होगा। तो उसमें एक कड़ी ऐसी आती है कि शब इंतज़ार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते-जलते। दूसरी लाइन तो ठीक है, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते-जलते। वो प्रेम में तड़प रही है, इंतज़ार ही इंतज़ार है, जिसका इंतज़ार है वो आ नहीं रहा, रात गुज़र रही है, ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, चिराग बुझ रहे हैं। तो चिराग सिंबॉलिक हैं, ये बात तो समझ आ रही है कि चिराग बुझ रहे हैं, जैसे आशा के चिराग बुझ रहे हैं, धीरे-धीरे निराशा बढ़ती जा रही है जैसे-जैसे सुबह हो रही है। लेकिन जो पहली लाइन है, शब इंतज़ार, अब शब का अगर पता नहीं है कि क्या मीनिंग है, तो शब मतलब होता है रात, शब इंतज़ार, इंतज़ार की रात, आखिर कभी होगी अब मुख्तसर भी। तो मुख्तसर का मीनिंग मोटा-मोटा लग सकता है अगर शब का पता हो कि भाई जो इंतज़ार की रात है कभी तो ख़त्म होगी, थोड़ी आशा है इसमें। क्योंकि दूसरी लाइन है, उसमें थोड़ी निराशा है, चिराग बुझते जा रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये अगर उर्दू भाषा भी मैं सीख जाऊँ, तो मैं ऐसी-ऐसी चीज़ें भी पढ़ सकता हूँ जिसका ट्रांसलेशन शायद हो ही ना, हिंदी में ना छपी हो। तो काफ़ी जोश आया, तो मैं बाज़ार गया तो किसी दुकान में मुझे एक मिल गई पतली-सी किताब और उसमें हिंदी की मदद से, तो उसमें वो अल्फ़ाबेट्स थे, अलिफ, बे, पे थे। फिर मुझे पता चला कि इधर से इधर को लिखा हुआ है, वो भी बड़ा फ़ैसिनेटिंग था मेरे लिए। तो लेकिन मैं उसको क्योंकि माहौल ही नहीं था, कोई टीचर नहीं था, दूसरी बात कि कोई डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं था, क्योंकि मैं जो-जो चीज़ें ये पोएट्री वगैरह थी, ये तो मुझे हिंदी में मिल जा रही थी। तो ऐसा नहीं था मेरे पास कोई किताब हो और मुझे मालूम हो कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और लिखी उर्दू में हो। ऐसा भी होता तो शायद मैं पीछे ही पड़ जाता। तो मैं उसको नहीं सीख पाया। लेकिन जब मैं शांतिनिकेतन गया और वहाँ बंगला मैंने सीखने की कोशिश की। बंगला बोलना तो मैं सीख ही रहा था क्योंकि सारा माहौल बंगला का था और बहुत लोगों को इंग्लिश आती नहीं थी। हिंदी तो नहीं आती थी, पर इंग्लिश में काम मेरा चल जाता था, पर बहुतों को नहीं आती थी जिनसे मैं बात करना चाहता था। तो तब वो समझ तो आने लगी, थोड़ा-थोड़ा मैं बोलने लग गया। पर मैंने कहा यार ये मुझे अब रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की जो कविताएँ हैं, तो मैंने कहा ये मैं बंगला में पढ़ना चाहता हूँ। बाद में मुझे पता चला कि जो ये है आपका गीतांजलि, जिससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ था और शांतिनिकेतन गया था लेक्चरशिप छोड़ के, तो वो मैंने तो इंग्लिश में पढ़ी थी। तो मुझे पता चला कि एक्चुअली वो बंगला में लिखी थी उन्होंने तो, टैगोर जी ने। बाद में उन्होंने खुद ही वो इंग्लिश में ट्रांसलेट इसलिए की कि वो इंग्लिश सीख रहे थे। उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी, शायद 40 के आस-पास। तो सीख रहे थे और इसलिए वो ट्रांसलेशन कर रहे थे सीखने के लिए। ख़ैर इंग्लिश वाली पे मिला उन्हें नोबेल अवार्ड, ये कमाल की बात है। वो कहते हैं मुझे इंग्लिश तो बहुत कम आती थी उस समय। पर मैंने कहा ये बंगला में क्योंकि कुछ-कुछ गाने ऐसे थे ना, इंग्लिश में है क्लाउड्स हीप अपॉन क्लाउड्स एंड इट डार्कन्स। अब अंग्रेज़ी तो हमारी सीखी हुई भाषा है ना, हमारी कल्चर नहीं है वो वाली, तो जो उस कल्चर से के से जुड़े हुए जो शब्द हैं, तो उनमें तो फिर भी टैगोर जी की इंग्लिश काफ़ी फ़ैमिलियर लगती है क्योंकि उसमें जो इमेजेस हैं वो तो सब हमारी जानी-पहचानी है। जैसे ये है ना बरसात की रात, क्लाउड्स
हीप अपॉन क्लाउड्स। हीप मतलब जैसे ढेर, एक बादल के ऊपर दूसरा बादल। एंड इट डार्कन्स, और अंधेरा, अंधेरा हो गया। मतलब बादल छाए हैं बहुत घने और अंधकार छा गया है। इंग्लिश में है ये क्लाउड, हीप अपॉन क्लाउड्स एंड इट डार्कन्स। ये बंगला में है मेघेर पोरे मेघ जमे छे, अंधार करे आशे। तो ये इसमें ज़्यादा रस है। मेघेर पोरे, मेघ के ऊपर, मेघेर पोरे मेघ जमे छे, अंधार करे आशे, आमाय केनो बोशिए राखो, एकला घोरेर पाशे। और मुझे तुमने अकेला छोड़ दिया बाहर, और मुझे बहुत डर लग रहा है, और तुम दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठी हो या बैठे हो। तो काफ़ी मिस्टिकल पोइट्री है ये, साधारण लव पोइट्री नहीं है, कुछ और है। तो मैंने बंगला सीखनी शुरू की। अब वहाँ क्योंकि एक तो माहौल था, मैं बंगला बोल भी रहा था, फिर वहाँ तो बहुतों को, मतलब हर एक को आती थी बंगला लगभग, मैं किसी से भी पूछ सकता था। मैं बहुत जल्दी सीख गया बंगला, क्योंकि मुझे याद है कि 84 में जब वहाँ वो डिग्रीज देते हैं ना, तो प्रधानमंत्री होता है वहाँ का, चांसलर होता है। तो उस समय इंदिरा गांधी आई पहले, और जिस दिन डिग्री दी जा रही थी, तो उनका एक पर्चा था कुछ लिखा हुआ, और वो बांट रहे थे उसके बारे में, शांति निकेतन, क्योंकि उस दिन विजिटर्स बहुत आए हुए थे इंदिरा गांधी के कारण भी शायद। तो मैं उसको पढ़ ले रहा था, और मेरे आसपास मेरे कुछ नए दोस्त जो बने थे कला भवन के और संगीत भवन के, तो वो आश्चर्यचकित कि यार तुम पढ़ ले रहे हो इसको। मैंने कहा अभी अभी सीख रहा हूँ मैं। तो मैंने देखा मैं बंगला कैसे सीख गया इतनी जल्दी। उसका कारण था कि वहाँ माहौल था। ऐसे ही मैं जब केरल में गया, तो मलयालम अब मैं बोलना तो सीख गया था कुछ कुछ, मुझे 4-5 महीने जब हो गए, मैंने वहाँ भी कोशिश की। मैंने कहा मैं ये, तो मैं कुछ कुछ सीख गया था उनके अल्फ़ाबेट्स, और थोड़ी थोड़ी जो बेसिक किताबें हैं, जैसे कक्षा 1 वगैरह के लिए लिखी हुई, वो ज़रा ज़रा मैं पढ़ने भी लग गया था। मैं 7 ही महीने रहा वहाँ, फिर मैं तो नॉर्थ वो पर आ गया, तो फिर वो लिंक छूट गया, लेकिन मैं सीख जाता अगर रहता तो। तो वही ये जो 4 अंग हैं ना भाषा के, सबसे पहले लिसनिंग, भाषा लिखी हुई भी बाद में आई, सबसे पहले कौन सी आई? बोलने की। ये हम बच्चे से सीख सकते हैं। बच्चा क्या सीखता है पहले? जो पहली भाषा है उसकी, पहले वो सुनता है, उसके बाद बोलता है। तो लिसनिंग पहला स्टेप है भाई। अब आजकल तो ये आपके पास वो है, ये मोबाइल है, और तो आप वो कोई कहानी लगा दो। मेरे लिए किसी मित्र का एक कमेंट आया, उन्होंने एक वीडियो भेजा, छोटे छोटे बच्चे पौधे लगा रहे हैं कहीं, बहुत छोटे बच्चे, मतलब वो सिखा रही है उनको, एक टीचर हैं, सिखा रही है बच्चों को कि कैसे ये कोई आम की गुठली लगा रहे थे। और तो वो, क्योंकि मुझे भेजना चाहती थी वो वीडियो, तो इसलिए वो हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी उर्दू एक तरह से। तो उर्दू और हिंदी में तो बहुत सिमिलैरिटी है बोलने वाली भाषा में। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बच्चे, इनकी अपनी भाषा उर्दू भी नहीं है। जैसे ये है ना, कुछ कुछ इलाके हैं कि उनकी भाषा कुछ और है। और लेकिन कि ये कहानियाँ सुनते हैं उर्दू की, और उसके कारण इनको ये उर्दू आ गई बहुत बढ़िया बोलनी। तो सुन के समझ जाते हैं, बोल भी लेते हैं, और तब हिंदी भी समझ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी तो बातें एक ही जैसे, शब्द अलग हैं बस कुछ कुछ। तो भाई ये कहानियाँ सुनो आप, कोई ऐसी कहानियाँ जो कि इंटरेस्टिंग भी हों, और जिसमें सरल हो बहुत इंग्लिश। तो जो बच्चों के लिए जो कहानियाँ होती हैं, वहाँ से भी आप शुरू कर सकते हो। ये बहुत साल पहले मैंने देखा कि यहाँ हमारे साथ 2 बच्चियाँ रहती थी, तो वो सुनती थी। मैंने कहा यार तुम ये क्या है?
तो राजकुमार और राजकुमारी या ऐसी-ऐसी, और वो टीनेज टीनेज के होते हैं कैरेक्टर्स ज़्यादातर, और उनकी भी वही उम्र थी। तो वो बहुत उनको तो उसमें जो इंग्लिश है, वो आसानी से समझ आ जाती है। ऐसी कहानियाँ सुनो, ये हो गया लिसनिंग। अच्छा, जितने प्रकार की चीज़ें मैंने जब इंग्लिश सीखने शुरू की, मैं बीबीसी लगा देता था, और क्योंकि हमारे ज़माने में ये तो था नहीं, इंटरनेट तो था नहीं, तो मैं बीबीसी रेडियो था एक छोटा-सा, और मैं ये बीबीसी लगा देता था। बीबीसी मतलब वो लगभग पूरे ही दिन, किसी-किसी टाइम रिसेप्शन अच्छा नहीं होता था, लेकिन उसमें जो भी चल रहा है, न्यूज़ चल रही है, वो इंटरव्यू चल रहा है, इंग्लिश में कुछ भी, वो मैं बहुत ध्यान से, तो शुरुआत में कुछ समझ नहीं आएगा। मान लीजिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं, और आपने ये कहानियाँ वगैरह, अब इस कहानी में तो चित्र भी होता है ना, तो उससे बात समझ आ जाती है। तो वो कितना चित्र से समझ आया और कितना भाषा से, ये पता नहीं चलेगा। इसलिए कुछ-कुछ कहानियाँ ऐसी सुनो कि केवल सुनने का हो उसमें, ऑडियो, और उसमें वीडियो ना हो, चित्र ना हो। तो जैसे वन्स अपॉन अ टाइम देयर वाज़ अ किंग। अब ये चित्र नहीं है, केवल आवाज़ है। तो आवाज़ में अब आवाज़ से मीनिंग निकालना, ये जो हमारे अंदर शक्ति है, वो पूरा काम करती है उस समय। चित्र से नहीं समझ रहे हम, नहीं तो चित्र से भी हम पूरी कहानी समझ सकते हैं, उसमें शब्द नहीं भी हों। पर हम तो सीखना चाह रहे हैं ना भाषा, मतलब शब्द। तो आप कहानियाँ सुनो, चित्र के साथ भी, और फिर उसका केवल ऑडियो, उसका ऑडियो हो, या तो उसको आप वीडियो मत देखो, आप केवल सुन रहे हो उसको, और जहाँ पे बिल्कुल समझ ना आए, तब देख लो कि भई क्या था यहाँ पे। अ, तो ये तो हुआ लिसनिंग, क्योंकि अब कोई दूसरा साथी मिलेगा उसी भाषा को बोलने वाला, ये ज़रूरी नहीं है, और आजकल ज़रूरत उतनी है भी नहीं, सीधे हो सकता है ये। दूसरी बात, लिखो। अब आप कोई ऐसे दोस्त बना लो जो कि हिंदी नहीं जानते हों, जो इंग्लिश ही जानते हों, कोई दोस्त, और उसको लिखो। ये ईमेल वगैरह लिख लो, तो वो भी लिखेगा, आप भी लिखेंगे। यही तरीका हो सकता है। अपनी भाषा की मदद मत लो। जैसे ट्रांसलेट नहीं करना। मान लीजिए कि मैं किसी को चिट्ठी लिखना चाहता हूँ, और कोई अंग्रेज़ है, मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, अंग्रेज़ मैंने दोस्त बनाया कोई, और मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ उसके लिए। उसने मुझे पूछा है कि भई आलू का पराठा कैसे बनाते हैं? मान लीजिए, अब मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो अब मन में अगर मेरी हिंदी चले कि सबसे पहले आलू उबालते हैं, सबसे पहले फर्स्ट आलू, फर्स्ट पहले क्या आएगा? फर्स्ट बॉयल, फर्स्ट बॉयल पोटैटो, ये नहीं। अपनी भाषा तो ड्रॉप कर दो। अपनी भाषा से ज़रा भी मदद नहीं लेनी। सीधे इंग्लिश में ही सोचो जो सोचना है, इमेज आ सकती है। तो मन में शब्द को हटा दो, इमेज आई कि आलू बॉयल हो रहे हैं। तो आलू, आलू जल्दी से अपना शब्द तो आ रहे हैं ना, पोटैटो बॉयल, सब ये मत बोलो सबसे पहले, फर्स्ट, फर्स्ट यू बॉयल पोटैटोज़, या फर्स्ट बॉयल सम पोटैटोज़, देन पील पोट स्लो हो जाओ, लेकिन अपनी भाषा को हटा दो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ये तो हुआ कि आप लिख रहे हो, लेकिन बोलने का कैसे करोगे? दर्पण के साथ बोलो। मैं ऐसे करता था शुरू में। मैं तो हरियाणा में था, और जिस टाउन में मैं पढ़ाई कर रहा था, वहाँ मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं। थोड़ा मैं शर्माता भी था, और दूसरी बात परफेक्शनिस्ट था। मैंने अंग्रेज़ी सुनी, मैं बीबीसी सुनने लग गया था, तो असली सही उच्चारण क्या है वो तो मेरे को पता था। तो जो प्रोफ़ेसर्स थे, उनमें से भी मुझे कोई नहीं मिला कि जिसका उच्चारण काफ़ी अच्छा हो मेरी दृष्टि में, और स्टूडेंट्स तो नहीं मिला।
तो कोई इस काबिल मुझे मिला भी नहीं जिसको मैं कोशिश करूँ कि भई ये मुझे सिखाए। मैंने कहा ना, यहाँ तो कोई है नहीं, अब कोई मिलेगा तो अलग बात है। तो मैं अब क्या करूँ? तो मुझे आइडिया आया एक दिन, ये शीशा था और मतलब आपके पास पूरा बड़ा ऐसा शीशा हो जिसमें पूरा ही आदमी दिख जाए या ज़्यादा से ज़्यादा दिखे तो अच्छा है। मेरे पास छोटा ही था, चेहरा ही दिखता था। तो मैं थोड़ा उसके साथ बात करने लगा। मैंने कहा, व्हाट्स योर नेम? फिर मुझे उस तो वो बोले, माय नेम इज़ आनंद। अब मैंने कहा, ये तो मैं ही बोल रहा हूँ। ये कोई दूसरा आदमी लगे जो शीशे में। तो मैंने थोड़ा मेकअप कर दिया, पगड़ी-पुगड़ी बाँध दी, ऐसे कुछ थोड़ा-सा मेकअप कर दिया। अब मैंने कहा, ये दूसरा आदमी है और इसकी आवाज़ थोड़ा-सा अलग होगी। तो अब मैं आँखें बंद करके पूछूँ उसको ताकि वो दिखे नहीं। व्हाट्स योर नेम? मतलब आँखें खोल के बोलना है और उसको देखते रहना है। माय नेम इज़ थॉमसन। तो ये वो बोल रहा है। कल्पना करो कि कोई अंग्रेज है। माय नेम इज़ थॉमसन। फिर मैं आँखें बंद करूँ। ओके, व्हेन डिड यू कम टू इंडिया? आई केम टू इंडिया लास्ट मंथ। अब ये जो कन्वर्सेशन है, अपनी भाषा बिल्कुल एक तरफ रख दो। मन ही मन में ये कभी नहीं सोचना कि मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ, अपनी भाषा में सोचा पहले और तब ट्रांसलेट, नहीं, सीधे बोलना है उसके साथ। तो ये एक तरीका है जब तक आपको कोई रियल फ्रेंड नहीं मिलता। और किसी से दोस्ती हो जाए, फ़ोन पे उसके साथ बातचीत हो, तो ये एक तरीका है। नहीं तो आप अपने आप से ही बोलिए। फिर कहानियाँ, जैसे कहानी आप सुनने लग गए, तो दर्पण में उसको कहानी सुनाओ। फिर आप इमेजिन भी कर सकते हो, दर्पण भी नहीं देख रहे आप। आप इमेजिन करो कि आप कोई है आपके सामने और आप उसको सुना रहे हो। मान लीजिए कि कोई बोले कि ओके, डू यू नो द स्टोरी ऑफ विक्रम बेताल? मान लीजिए, और आप बोलो कि यस, और कुछ उसको सुनाने लग जाओ। ये हो गया स्पीकिंग। अच्छा, अब जो आपका लिखना, लिखना तो ईमेल वगैरह लिख सकते हो आप। और पढ़ना, पढ़ने में भी आप ये कहानियाँ पढ़ो वगैरह। लेकिन इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि अपने घर में, खासकर जैसे किचन में जितने डिब्बे हैं, उनमें तरह-तरह की चीज़ें होंगी, किसी में मसाले, किसी में कुछ, किसी में कुछ, सब पे लेबल लगा दो, सब पे लेबल लगा दो। और ये शुरुआती एक्सरसाइज़ेज़ हैं जब आप नाम सीख रहे हैं चीज़ों का। शुरुआत में ऐसे होता है ना, एक नाम पहले हम सीखते हैं, फिर हम एक्शंस सीखते हैं, जो भी आप पहले सीखना चाहो, लेकिन एक ही तरीका है कि आपने उसमें चिपका दिया। जैसे कि हल्दी, तो ये टर्मरिक, सॉल्ट, फेनुग्रीक, चिकपीस, व्हीट, जैसे गेहूँ है, उसको फिर पीस के आप आटा बनाते हो, वगैरह वगैरह। फिर चीज़ें, जहाँ-जहाँ पे आप चीज़ें, मान लीजिए कि कोई लटकाने की जगह है, जहाँ आप ये करछी और कुछ-कुछ चीज़ें, हर एक पे लेबल लगा दो। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, कुकर का हैंडल, जो-जो चीज़ें हैं। अच्छा, उसके अलावा आपके पास टाइम हो, अगर आप खुद खाना बनाते हैं, तो फिर और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है आपके पास, क्या, कोई नई रेसिपी ढूँढो और उस रेसिपी को लिख के लगा दो। अपने हाथ से लिख लो, लिखने से भी ज़रा प्रैक्टिस होती है। आपकी मांसपेशियों को भी याद रहता है उसकी शक्ल। तो लिख दो। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी डिश है जो आज तक नहीं बनाई और वो आप ट्राई करना चाहते हो। अ, अ, उदाहरण के लिए यही मूली के पराठे मान लीजिए कि कैसे बनाते हैं, तो वो आप देख लो, तो उसमें आ जाएगा वो टेक्स्ट, उसको आप नोट कर लो कि अ, ये जो भी प्रोसेस है, मतलब ये आप, अब ये मैं हिंट दे रहा हूँ, ये मैं आपको 1-2 चीज़ें बता रहा हूँ और इसके बेसिस पे आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी। तो ये आप करो। इसमें अगर आप माइंडफुलनेस भी शामिल कर दो,
तो इसमें मेडिटेशन का भी धीरे धीरे एक तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे बर्तन साफ करते हुए अगर बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है और आपके पास टाइम है, तो स्लो हो जाओ और जो आप कर रहे हो उसको बोलते भी जाओ। जैसे कि आपने कोई स्पून उठाया, दिस इज अ स्पून, फर्स्ट आई विल वॉश द स्पून, आई एम ओपनिंग द टैप, आई एम washing the spoon. This is a scrubber. I am scrubbing the spoon. Now I am washing it again. This is a pan. I just made tea in this pan. And now I am going to clean it. I am opening the tap. कभी कभी ये भी करो स्लोली। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, इसको स्लो करके अपनी भाषा को ड्रॉप कर दो, केवल इंग्लिश में बोलना है। तो इससे भी आपका अभ्यास होगा। इसमें आप क्या कर रहे हो, रियल एक्शन को भाषा दे रहे हो और साथ में एक्शन कर रहे हो, तो आपकी मांसपेशियों को भी याद हो रहा है। ब्रेन का जो हिस्सा ये मोटर कंट्रोल मतलब मसल्स के कंट्रोल के साथ काम करता है वो, और जो स्पीच के साथ काम करता है भाषा के साथ, उन दोनों के बीच लिंक बन रहे हैं क्योंकि आप दोनों एक साथ कर रहे हो। तो ये भी आप कर सकते हो। इससे क्या होगा कि बाकी विचार नहीं आएंगे, वही विचार आ रहे हैं जो कि इस भाषा से रिलेटेड हैं और वो भाषा आप सीख ही रहे हो। इससे ज़्यादा एडवांस्ड ये हो सकता है कि आपको अपने शरीर का भी पता चल रहा है, पर शरीर का पता नहीं भी चले तो भी इसमें काफ़ी अलर्टनेस आ जाएगी। भाषा तो सीख ही रहे हो और बर्तन भी मल ही रहे हो, वही काम करना था इस समय। लेकिन साथ साथ ये आप मेडिटेशन भी एक प्रकार का हो रहा है आपका। अब आप बोल रहे हो कि मेडिटेशन नहीं हो पाता, तो यार एक तो माइंडफुलनेस से शुरू करो। सारे दिन सजगता, कुछ भी करते हुए बी अवेयर। और जब माइंड में वो फालतू की बातें चलती हैं दिमाग में इधर उधर की, उसकी जगह जो भाषा आप सीख रहे हो, मैं दोनों को आप लिंक कर रहा हूँ, उसकी जगह आपने जो अभी सीखा वो नोट्स रखो या आसपास दीवार पे कुछ लगा दो। मन बड़बड़ा रहा है, मन में थोड़ी एंग्जाइटी है, ये पढ़ना शुरू कर दो कि हाउ टू मेक पोटैटो पराठा आपने लिखा हुआ है, और उसको पढ़ना शुरू कर दो कि फर्स्ट यू बॉयल पोटैटोज, देन यू पील देम, देन यू ग्रेट देम, वगैरह वगैरह। तो क्या होगा, वो जो फालतू थिंकिंग है एक तो वो नहीं आएगी, एंग्जाइटी कम होगी। दूसरी बात, आप भाषा सीख रहे हो, तो जो भाषा आप सीख रहे हो उससे रिलेटेड उस भाषा के चारों अंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो रीडिंग में भी जितनी काम की चीज़ें हैं वो ज़्यादा करो आप। ये जो सभी मैंने बोला कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये सब मीनिंगफुल हो, जिसका कि आप यूज़ भी कर रहे हो। जैसे मैं रेसिपी की बात बोल रहा हूँ कि आलू पराठा आपने नहीं बनाया कभी, तो आपने लिख दिया उसको साफ, उसको आपने देखा अपना इंटरनेट से पता किया और उसको लिख दिया आपने। तो और अब उसको आप सुन भी लो, हाउ टू मेक आलू पराठा, कोई बोल रहा है, मान लीजिए कोई वीडियो है, वीडियो मत देखो और देखो आपको कितना समझ आता है। आपने लिखा हुआ भी है, दो चीज़ें हो गई। अच्छा, अब आप ये इसकी एक्टिंग भी कर सकते हो। क्या क्या आप किसी को बता रहे हो कि हाउ टू मेक आलू पराठा, जैसे दर्पण के सामने, या बनाते हुए आप साथ साथ इंग्लिश में बोल रहे हो, आई एम पीलिंग पोटैटोज, आप पील कर रहे हो। आई एम ग्रेटिंग पोटैटोज, उसको आप उबले हुए आलू को कद्दूकस कर रहे हो, वगैरह वगैरह। तो अभी आप ये कीजिए,
फिर सिटिंग मेडिटेशन अगर नहीं होता, उससे पहले थोड़ा म्यूज़िक सुनिए क्लासिकल। क्लासिकल या कोई भी, लेकिन वो फ़ैमिलियर कोई है, ये नहीं कि फ़िल्मी सॉन्ग है और उसको किसी ने बांसुरी में बजाया, किसी ने, वो नहीं। इसलिए क्लासिकल सेफ है। क्लासिकल म्यूज़िक थोड़ा सूदिंग, और वो पहले सुन लो। मान लीजिए 5 मिनट आपने म्यूज़िक सुना, उसको पूरे शरीर में गिरने दो, जैसे पूरा शरीर भीग रहा है उस म्यूज़िक से, जो भी आपको अच्छा लगता है। कुछ अच्छा नहीं लगता तो एक्सप्लोर करो, कुछ ना कुछ लगेगा। ऐसा इंसान ढूंढना मुश्किल है दुनिया में जिसको संगीत अच्छा नहीं लगता हो, उसने सुना नहीं होगा, वो अलग बात है। और 5 मिनट आपने सुना, मान लीजिए संतूर सुना, सरोद सुना, वायलिन सुना, जो भी अच्छा लगा, उसके बाद बैठ जाओ। अब ध्यान, अब आप फोकस करो अपनी सांस पे, शरीर पे। तो अब ज़्यादा अच्छा ध्यान होगा, क्योंकि उस 5 मिनट में ब्रेन में भाषा गायब हो गई। भाषा गायब हो गई, क्योंकि वो तो संगीत ही संगीत था। तो फिर ध्यान करो, ज़्यादा अच्छा होगा। ये आप ट्राई कीजिए अभी, फिर देखते हैं। तो इतना आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर बताइए। मतलब करीब 1 डेढ़ 2 महीने ये कर लीजिए, फिर देखिए कितना सीख रहे हैं और ध्यान में भी कितनी प्रगति हो रही है। नमस्कार।